स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का एक खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का इस वक्त की बड़ी खबर के साथ लखनऊ से, जो कि सामने आ रही है। प्रमुख सचिव गृह एवं डीजीपी पीसी करने जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कुछ देर में प्रेस को संबोधित करेंगे। लोकेशन स्थित लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर से संवाद करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की लखनऊ से। लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर से संबोधित करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रमुख सचिव गृह एवं डीजीपी। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर में करने जा रहे हैं। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कुछ देर में प्रेस को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त की लखनऊ से। प्रमुख सचिव गृह एवं डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कुछ देर में अब से प्रेस को संबोधित करेंगे। लोकसभा स्थित मीडिया सेंटर में संवाद करेंगे। कुछ देर में प्रेस को संबोधित करेंगे। अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे डीजीपी। और आपको बता दें, लखनऊ से प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कुछ ही देर में प्रेस को संबोधित कर सकते हैं। लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। प्रमुख सचिव गृह एवं डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब से कुछ ही देर में डीजीपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जहां पर प्रेस को संवाद करेंगे। प्रेस से संवाद करेंगे। लोक भवन के मीडिया सेंटर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे डीजीपी। उत्तराखंड में नकली दवाइयों के कारोबारियों के खिलाफ खाद्य संरक्षण और औषधि प्रशासन विभाग का अभियान लगातार जारी है। चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर विभाग गहन छापेमारी अभियान चला रहा है। तो वहीं ड्रग विभाग की टीमें पर्यटन स्थलों में स्थित मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी कर रही है, तो वहीं दवा कंपनियों का भी औचक निरीक्षण कर रही है। अगर उपायुक्त खाद्य और ड्रग कंट्रोलर ताजभर सिंह जग्गी ने बताया कि दवाओं और कॉस्मेटिक उत्पादों की जांच रुद्रपुर के अलावा देहरादून में की जा रही है। यहां अत्याधुनिक मशीनों से सुविधा युक्त लैब है। इसमें वेट लैब, माइनर और मेजर, कॉस्मेटिक और माइक्रो लैब की सुविधा मौजूद है। यहां जांच के साथ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की सुविधा है और अपर आयुक्त के मुताबिक आम लोग भी यहां मिलावट की जांच करा सकते हैं। उन्हें इसके लिए लैब चार्ज देना होगा। यात्रा मार्ग पर स्वच्छता और दवाओं की गुणवत्ता की भी जांच की जा रही है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीमें लगातार सैंपलिंग कर रही है। जांच के लिए एक मोबाइल लैब भी बनाया गया है। प्रदेश उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर सतर्क नजर आ रही है। मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की जा रही है और आपको बता दें कि सभी दवा कंपनियों का निरीक्षण किया जा रहा है, सैंपल लेकर चेकिंग किया जा रहा है और अब हर कोई ये चेकिंग करवा सकेगा, टेस्टिंग करवा सकेगा। मात्र आपको फीस देना होगा, निःशुल्क नहीं है, पर फीस देकर आप अपना कोई भी दवा का टेस्टिंग यहां पर करवा सकेंगे। दवा कंपनियों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और चारधाम यात्रा में भी सभी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम निर्देश जारी किए हैं चारधाम यात्राओं को लेकर। श्रद्धालुओं की सहूलियत और स्वास्थ्य को लेकर तमाम टेस्टिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव और मतगणना को लेकर जरूरी जानकारियां साझा की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 75 जनपदों में कुल 81 मतगणना केंद्र हैं जहां ये मतगणना संपन्न होगी। 6 जनपद ऐसे हैं जहां दो मतगणना केंद्र है, बाकी सब में एक मतगणना केंद्र है। आगरा, मेरठ, आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर, इन 6 जनपदों में दो जगह मतगणना होगी। 80 लोकसभा क्षेत्रों में 35 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना तो एक मतगणना केंद्र पे ही हो जाएगी। 37 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी 2 मतगणना केंद्रों में होगी, जो 2 अन्य अलग अलग जनपदों में स्थित हैं, और 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी मतगणना 3 जनपदों में होगी। उनकी असेंबली सेगमेंट्स 3 जनपदों में फैली हुई हैं, तो 3 जगह उनकी मतगणना होगी।
पोस्टल बैलेट की मतगणना जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके मुख्यालय पे होगी। उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो रिटर्निंग ऑफिसर उनके मुख्यालय पे जो मतगणना केंद्र है वहां पोस्टल बैलेट्स की गणना होगी। यानी हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल एक मत। तो कुल हमारे 403 विधानसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। सो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एआरओ जिम्मेवार रखे गए हैं जो सेपरेट हॉल में उसकी मतगणना करेंगे उस असेंबली सेगमेंट की, उस विधानसभा क्षेत्र की। और उसके बाद एक लोकसभा में 5 या 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, उनका टोटल उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की टोटल जो मतगणना संपन्न 1 राउंड्स में जाके इसकी मतगणना संपन्न होगी। मतगणना पे सतत दृष्टि रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सामान्य प्रेक्षकों के अलावा भी अतिरिक्त प्रेक्षक नियुक्त किए हैं। वैसे हमारे यहाँ 80 लोकसभा क्षेत्र हैं तो 80 सामान्य प्रेक्षक हैं, लेकिन ये निर्णय लिया गया कि एक प्रेक्षक अधिक से अधिक 3 विधानसभा क्षेत्रों को ही देखे, यानी 3 हॉल में उसको आना जाना हो। इसके दृष्टिगत अतिरिक्त प्रेक्षक नियुक्त किए गए और इस समय उत्तर प्रदेश में 179 प्रेक्षक हैं जो काउंटिंग पे नजर रखेंगे। 15 प्रेक्षकों को एक एक विधानसभा क्षेत्र दिया गया है। 104 प्रेक्षकों को 2-2 विधानसभा क्षेत्र आवंटित हैं और 60 प्रेक्षक ऐसे हैं जिनको 3-3 विधानसभा क्षेत्र आवंटित किए गए। 80 लोकसभा क्षेत्रों में 80 रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और उनके साथ 1581 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एआरओस तैनात किए गए हैं। 403 एआरओस तो विधानसभा वार पहले से ही उनके साथ तैनात थे। 1178 अतिरिक्त एआरओस तैनात किए गए हैं और इसका कारण है कि जो बड़ी संख्या में जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं उनकी गणना होती है और एक टेबल पे अधिक से अधिक 500 पोस्टल बैलेट्स की गणना की जाए। इस हिसाब से जो 5 विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग हॉल होंगे एक लोकसभा में 5 या 6, उसके अलावा एक अन्य हॉल तय किया गया जिसमें पोस्टल बैलेट्स की गणना होगी। और उदाहरण के लिए अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में 4000 पोस्टल बैलेट हैं तो 500 के हिसाब से 8 टेबल प्री काउंटिंग प्रोसीजर इसको बोलते हैं, वो भी इस प्रकार से किया गया कि एक टेबल पे 200 से अधिक पोस्टल बैलेट सर्विस वोटर वाले ना रहे और उस हिसाब से जो अलग टेबल लगेंगे 10 टेबल पे एक एआरओ प्री काउंटिंग के लिए लगेगा और पैरेलल पोस्टल बैलेट्स यानी जो पोस्टल बैलेट्स सर्विस वोटर्स के हैं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट उनकी तो स्कैनिंग चलेगी 8 बजे से, इस हिसाब से कि प्रत्येक टेबल पे 200 इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट हो और उसके साथ ही साथ पैरेलली जितने पोस्टल बैलेट हमारे कर्मचारियों ने जो वोट डाले वोटर फैसिलिटेशन सेंटर में वो, और जो एब्सेंटी वोटर्स हैं जिनको घरों में जाके वोट डलवाए गए जिसमें 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले हमारे मतदाता और एसेंशियल सर्विसेज में जो लगे हुए मतदाता जिनको एब्सेंटी वोटर्स कहा जाता है, इनके पोस्टल बैलेट ऑलरेडी पड़ चुके हैं, उनकी संख्या फिक्स है, उनका पोस्टल बैलेट गिना जाएगा और पैरेलली जो सर्विस वोटर्स के आए हैं उनको प्री काउंटिंग यानी स्कैनिंग की जाएगी। इसके अलावा हमारे 4 विधानसभा क्षेत्रों में बाय पोल भी हुआ है। इनकी मतगणना के लिए 4 रिटर्निंग ऑफिसर हैं और 26 इनके साथ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हैं जो पैरेलल इनकी मतगणना कराएंगे लोकसभा क्षेत्रों के अलावा। यानी लखनऊ लोकसभा में अगर लखनऊ ईस्ट है तो लखनऊ ईस्ट का जो काउंटिंग है लोकसभा की वो अलग हॉल में होगी और उसमें जो बाईपोल में विधानसभा के लिए होगा वो अलग हॉल में होगी। दोनों में अलग अलग अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता, उनके इलेक्शन एजेंट्स मतगणना प्रारंभ होने के दिनांक से 3 दिन पूर्व सायं 5 बजे तक काउंटिंग एजेंट बनाने हेतु
प्रारूप 18 पर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। यानी 4 तारीख को हमारी काउंटिंग है, तो कल सायं थी, 1 की सायं 5 बजे तक लोगों ने अपने एप्लीकेशन दे दिए। मतगणना एजेंट्स कौन हो सकता है, इसके बारे में कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है। वो सभी कैंडिडेट्स को तो क्लियर किया गया है। इसमें कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। 18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति बनाया जा सकता है। कुछ को बार है, जैसे केंद्र राज्य सरकार के मंत्री परिषद के सदस्य, सांसद, विधायक, मेयर, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अध्यक्ष, इनको काउंटिंग एजेंट बनाने पर प्रतिबंध है। केंद्र अथवा राज्य सरकार से सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को भी काउंटिंग एजेंट बनाए जाने पर प्रतिबंध है। ग्राम प्रधान, सरपंच, पंचायत सदस्य और सभासद, इनको बनाया जा सकता है, इन पे कोई प्रतिबंध नहीं है। यहां तक कि अप्रवासी भारतीय को भी, नॉन रेजिडेंट इंडियन को भी काउंटिंग एजेंट बनाया जा सकता है। ये जो मैं बता रहा था, ईटीपीबीएस की प्री स्कैनिंग या प्री काउंटिंग होगी और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में 871 टेबल पे स्कैनिंग का काम होगा। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रवार अलग अलग संख्या तय की गई है, इस मानक से कि एक टेबल पे 200 से ज्यादा स्कैनिंग ना करनी पड़े, जिससे समय से वो कार्रवाई पूरी हो जाए। इसी तरह पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए 794 टेबल्स पे गणना होगी। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि काफी बार चैनल्स पे सुबह, और ये भ्रांति काफी लोगों को रहती है कि पोस्टल बैलेट की मतगणना सबसे पहले शुरू होती है। ये तो सही है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो 5 अगर विधानसभाएं हैं, तो जहां आरओ बैठते हैं वहां मशीन की गणना, ईवीएम की गणना पोस्टल बैलेट की गणना से आधे घंटे बाद शुरू होती है। बाकी क्षेत्रों में जहां पोस्टल बैलेट नहीं है, वहां 8 बजे से ही ईवीएम की गणना शुरू हो जाती है। पोस्टल बैलेट की गणना तो 8 बजे शुरू होती है, लेकिन सबसे पहला स्टेप उसमें वैलिड और इनवैलिड एक एक पोस्टल बैलेट को चेक करके किया जाता है। उसमें भी काफी समय लग जाता है, तो लगभग 1.5-2 घंटे वैलिड इनवैलिड में लग जाता है, अगर ठीक ठाक एवरेज भी पोस्टल बैलेट्स हो। तो इसलिए जो सुबह सुबह रुझान आते हैं 8:30, 8:45, 9, काफी लोग इसको बताते हैं कि पोस्टल बैलेट्स की गणना के रुझान आए हैं। तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि वो रुझान मशीनों के ही आते हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गणना तो मैंने बताई कि 12 बजे से लेके 2 बजे तक चलेगा, तब पता लगता है किसी पीसी में कि पोस्टल बैलेट्स का रिजल्ट क्या आया। हालांकि प्रारंभ 8 बजे से ही हो जाती है। मतगणना स्थल की सुरक्षा हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रथम स्तर की सुरक्षा मतगणना स्थल से 100 मीटर की परिधि पे होगी, जहां लोकल पुलिस तैनात होगी। दूसरे लेवल की, और इस 100 मीटर के बाद इसको नो पेडेस्ट्रियन जोन कहा जाता है। यानी कोई भी व्हीकल, कोई भी वाहन 100 मीटर की परिधि के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, बाहर ही रोक दिया जाएगा, उसके बाद चल के जाना होगा। दूसरा जो स्तर की सुरक्षा है, मतगणना स्थल के गेट पे रहती है, और आरओ द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा समय समय पर छोटे समूह में मीडिया के साथियों को कुछ समय के लिए मतगणना हॉल के अंदर का भ्रमण कराया जाएगा। मतगणना हॉल के भीतर भारत निर्वाचन आयोग से जारी मीडिया पास धारक मीडिया के साथी ही जा सकते हैं, और एक कैमरा जो बिना स्टैंड का, इसको ले जाने की अनुमति होगी। और वहां आरओ जिस स्थल तक मार्क कर देंगे, वहां तक जो अधिकारी इस काम के लिए डिप्यूट किए गए हैं, वो मीडिया के साथियों को ले जाएंगे। मीडिया के साथियों को मीडिया के सेंटर पर, जहां मीडिया सेंटर है, वहां पे मोबाइल प्रयोग किए जाने की अनुमति रहेगी। इसलिए जब फ्रिस्किंग होगा बीच वाले पेरीमीटर पे, तो वहां ये निर्देश है कि जिला निर्वाचन अधिकारियों की, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएंगे, जिससे जो मोबाइल फोन्स हैं इनको सुरक्षित रख के मीडिया के कम्युनिकेशन रूम में पहुंचाया जाएगा, और वहां जब मीडिया के साथी होंगे तो वहां से मोबाइल पे बात कर सकते हैं। प्रत्येक मतगणना स्थल पे एक पब्लिक कम्युनिकेशन कक्ष भी स्थापित किया जा रहा है, जहां पर प्रत्याशी और उसका एजेंट आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं, और वहां भी फोन को सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था की गई।
प्रत्याशी, उनके अभिकर्ता, मतगणना में लगे कार्मिक, अन्य कर्मचारियों के लिए स्वच्छ शीतल पेयजल, शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था सुचारू रूप से किए जाने के निर्देश सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दे दिए गए हैं और अंदर ही पेमेंट बेसिस पे खान पान और चाय आदि की व्यवस्था रहे ताकि उस किसी कार्य के लिए बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। जो हीट वेव चल रही है प्रदेश में, उस एजेंट्स और कर्मचारियों को बचाया जा सके। अब मैं थोड़ा सा जो प्रोसीजर है उसके बारे में बताता हूं कि प्रत्येक मतगणना हॉल में, यानी एक विधानसभा के लिए नॉर्मली हमने एक हॉल रखा है। कहीं कहीं जहां बहुत ज्यादा राउंड्स हो रहे हैं वहां 2 हॉल की व्यवस्था की गई है। जैसे मैंने बताया साहिबाबाद विधानसभा जिसमें बहुत अधिक पोलिंग स्टेशन है, इसी प्रकार हमारे कुछ ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज रहेंगी जिसमें एक से अधिक हॉल होंगे, ज्यादातर एक हॉल रहेगा। तो हर हॉल में एक ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी जिसमें प्रत्याशी के नाम व राउंडवार परिणाम लिखा जाएगा हर राउंड के बाद, ताकि सभी मतगणना एजेंट उसे देख सकें। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में जहां काउंटिंग हो रही है, सार्वजनिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सार्वजनिक उद्बोधन प्रणाली की भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे जो मीडिया का कम्युनिकेशन रूम और बाकी जगह बैठे वहां बैठे ही रहे कि जो प्रत्येक राउंड की रिजल्ट क्या है, ऑथेंटिक रिजल्ट, उसकी जानकारी मिल जाए। इसके अलावा मीडिया कर्मी और आमजन ऑथेंटिक काउंटिंग ट्रेंड्स और रिजल्ट्स के लिए results.eci.gov.in इस पे जाके किसी भी पूरे देश के किसी भी प्रदेश के किसी भी लोकसभा का रिजल्ट जाके और उसका ट्रेंड जाके कौन सा राउंड में कौन आगे पीछे है वो देख सकते हैं। अंदर जहां मतगणना हॉल होगा, प्रत्येक टेबल पे एक जैसे ज्यादातर 14 टेबल लगे हुए हैं एक हॉल में, तो प्रत्येक टेबल पे काउंटिंग एजेंट्स के बैठने की व्यवस्था होगी। सबसे आगे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल, उसके बाद मान्यता प्राप्त राज्य दल, उनके पास जो 17 सीट अवेलेबल है जो काउंटिंग के दिन पे दिया जाता है काउंटिंग पोलिंग एजेंट्स को, उससे वो मिलान करेंगे कि जिस बूथ में उन्होंने जो कंट्रोल यूनिट का नंबर नोट किया हुआ है वही कंट्रोल यूनिट टेबल पे आया है। उसके बाद सीयू के साथ जो 17 सी भाग 1 आता है काउंटिंग में, उसमें उल्लिखित मतों को एजेंट को बताया जाता है कि इतने इसमें वोट लिखे गए हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। सीयू को ऑन कर प्रत्याशीवार मतगणना परिणाम 17 सी भाग पर अंकित किया जाएगा। उससे पहले टोटल बटन दबा के देखा जाता है कि टोटल वोट्स जो मशीन में है और जो 17 सी में लिखा है वो समान है या नहीं। जब समान आता है उसके बाद काउंटिंग, उसको रिजल्ट का बटन दबाया जाता है। कैंडिडेट वाइज वोट आते हैं, उनको 17 सी भाग 2 में लिखा जाता है। उस पे मतगणना सुपरवाइजर, काउंटिंग एजेंट सब हस्ताक्षर करते हैं। वो कार्बन कॉपी लगा के 2 कॉपीज में बनाया जाता है। एक कॉपी एआरओ टेबल पे टोटलिंग के लिए जाती है और दूसरी कॉपी की फोटोस्टेट कराकर सभी काउंटिंग एजेंट्स को उस राउंड का, उस मशीन का, उस टेबल पे जो रिजल्ट आया वो दे दिया जाता है। इसके बाद जो एआरओ टेबल पे जब काउंट 14 टेबल का सम करके उस राउंड का जो निकाला जाता है रिजल्ट, उसकी कॉपी भी एआरओ टेबल पे भी एक एजेंट्स रहने की व्यवस्था है, उन एजेंट्स को दिया जाता है, जिससे न केवल हर टेबल पे जो एजेंट बैठा है उसको पता रहे उसके टेबल पे जो मशीनें आई उनमें रिजल्ट क्या रहा, बल्कि एआरओ टेबल पे राउंड वाइज रिजल्ट क्या रहा उसकी भी जानकारी सभी कैंडिडेट्स के एजेंट्स को हो जाए। यदि किसी बूथ से संबंधित कंट्रोल यूनिट का डिस्प्ले नहीं दिखता और उससे परिणाम नहीं निकलता तो उसको समस्त ईवीएम की मतगणना के उपरांत बाद में उसके वीवीपैट स्लिप से उसकी गणना की जाती है। जितने वोट्स जिस कैंडिडेट्स को लिखे बताए गए हैं, वीवीपैट स्लिप्स की गणना करके उतने उनका माइनस करके वो रिजल्ट उसका उस बूथ का भी तैयार किया जाता है। जब मतगणना समाप्त हो जाती है उसके बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 मतदेय स्थल रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं ड्रॉ निकाल के,
और उन 5 मतदेय स्थलों के वीवीपैट स्लिप की गणना भी की जाती है। इसके अलावा एक रूल 56D में कोई भी एजेंट, कोई भी कैंडिडेट अगर किसी पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन या सारे पोलिंग स्टेशन की वीवीपैट की गणना की मांग करता है तो रिटर्निंग ऑफिसर उस एप्लीकेशन पे अपना एक निर्णय देता है, डिपेंडिंग अपॉन उस बूथ के में क्या किसी प्रकार की अनियमितता या कोई इस तरह की बात तो नहीं हुई, रिजल्ट का अंतर कितना है, ये सारी चीजों को ध्यान में देखते हुए रिटर्निंग ऑफिसर एक रीजनेबल ऑर्डर पास करता है उस एप्लीकेशन पे। हीट वेव को ध्यान में रखते हुए डूज एंड डोंट्स सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को क्या करें क्या ना करें के रूप में बताया गया है कि जितने हमारे मतगणना कार्मिक और एजेंट्स उनको समय रहते बता दिया जाए। खासकर हल्के सूती वस्त्रों का प्रयोग, तेज धूप से बचाव हेतु टोपी, छाता, सर को ढकने के लिए सफेद सूती गमछा, अन्य कपड़ा, पानी की व्यवस्था और समय समय पर वहां ORS, नींबू पानी, गुड़ आदि की व्यवस्था की जाने के निर्देश हैं, जिससे किसी की तरह की कोई दिक्कत वहां तैनात एजेंट्स या कर्मचारियों को ना हो। इसके अलावा ये जो इस बार का जो 5.65 है, इस प्रकार 2.08 की कमी मेल वोटिंग परसेंटेज में है। फीमेल वोटिंग परसेंटेज की बात करें 2019 में 59.97 था, 2024 में 57.24 है। इस प्रकार 2.73% की कमी आई है। और थर्ड जेंडर की बात करें तो 2019 में 4.46%, 2024 में 12.22%। इस प्रकार से 7.76% अधिक मतदान थर्ड जेंडर वोटर्स ने किया इस बार। कुल अगर हम इलेक्टर्स की बात करें, वोटर लिस्ट में कितने नाम थे, तो मेल इलेक्टर्स की बात करें तो इस बार 2019 के मुकाबले 2024 में 32,53,523 अधिक पुरुष मतदाता वोटर लिस्ट में हैं। महिला मतदाताओं की बात करें तो 2019 के मुकाबले 49,92,737 यानी लगभग 50 लाख के आसपास महिला मतदाता अधिक वोटर लिस्ट में हैं। और तीसरे जेंडर की बात करें तो 1,147 कम है पिछली बार के मुकाबले। जिन लोगों ने वोट डाला, वोटर्स, अगर हम मेल वोटर्स की बात करें तो 2019 के मुकाबले 2024 में 2,04,224 अधिक मेल वोटर्स ने वोट डाला। महिला वोटर्स की बात करें तो इस बार 2019 के मुकाबले 12,97,638 अधिक महिला वोटर्स ने वोट डाला। और थर्ड जेंडर में बात करें तो 463 अधिक वोटर्स ने वोट डाला। इस प्रकार कुल मिला के जो वोटर्स हैं वो एब्सोल्यूट नंबर में अगर हम कंपेयर करें 2019 और 2024 को, तो इस बार 15,02,385 अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इन तीनों को मिला के हम एब्सेंटी वोटर्स कहें तो ऐसे 30,647 लोगों ने पोस्टल बैलेट से वोट डाले। इसके अलावा जो कर्मचारी, पुलिस के कर्मचारी जिन्होंने वोटर फैसिलिटेशन सेंटर में वोट डाला वो 1,28,993 है। और इन दोनों को मिला लें तो कुल पोस्टल बैलेट्स 1,59,640 यानी लगभग 1,60,000 से थोड़ा कम। इनके अलावा जो सर्विस वोटर्स हैं वो प्रदेश में 2,99,471 लगभग 3 लाख के आसपास सर्विस वोटर हैं जिनको हमने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया उनका पोस्टल बैलेट जहां उनकी पोस्टिंग्स हैं। उसमें से 1 जून तक, कल तक 1,14,549 पोस्टल बैलेट वापस आ गए हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स को। और इसमें आज यानी 2 जून की संख्या और ऐड होगी, 3 जून की संख्या और ऐड होगी और फिर 4 जून को 8 बजे तक जो पोस्टल बैलेट आ जाएंगे वो भी ऐड होगा। सो अभी तक तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।